अमेरिका में अवैध तरीके से लाए गए प्रवासियों को वर्क परमिट देने की स्कीम बंद कर दी गई। इसका मतलब यह है कि अमेरिका से ऐसे करीब 8 लाख लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। इसमें 7,000 भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन 8 लाख लोगों के पास सही कागजात नहीं है। यह अमेरिका है जो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता। अब भारत आ जाइए, भारत की बात कर लेते हैं, जहां 40,000 रोहिंग्या मुसलमान अवैध तरीके से रह रहे हैं। सही दस्तावेज तो छोड़िए, खुफिया एजेंसियां ये तक बता चुकी हैं कि ये लोग देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। वोट के लिए कैसे देश की सुरक्षा से समझौता किया गया, हमारी ये रिपोर्ट देखिए और ऐसे वोट के लालची लोगों की घंटी तो बजा दीजिए। मिट्टी में नंगे पैर चलते ये लोग दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोग हैं। अपने कंधों पर बच्चों को बैठाकर पानी में चलते ये लोग दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोग हैं। हर पल मौत से लड़कर जिंदगी की तरफ भागते ये लोग दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए मरने के बाद कहीं भी 2 गज जमीन नहीं है। ये रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनका कोई देश नहीं है। वो म्यांमार भी नहीं जहां ये सदियों से रह रहे थे। म्यांमार की सेना इन्हें भगा रही है। बांग्लादेश और भारत की तरफ आने वाला हर रोहिंग्या मुसलमान अपने साथ जुल्म की घिनौनी कहानी लेकर आ रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हो रही इस नाइंसाफी को उन्हें भारत में शरण देने का आधार बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इन्हें शरण देना मानवता होगी या फिर आतंकवाद को खुला न्योता, क्योंकि इनका पैरोकार कोई और नहीं, हाफिज सईद है। जब भी मुसलमानों का कोई मसला किसी जगह पर बना हो, वो फलस्तीनियों का मसला है, कश्मीरियों का मसला है, जहां भी मुसलमानों का मसला है, पाकिस्तान ने उसको अपना मसला समझकर आवाज भी बुलंद की है, किरदार भी अदा किया है। जालिमों अमरीकियों, अगर तुम इस दहशतगर्दी के नाम पर 7 लाख अफगानों को शहीद कर सकते हो, 10 लाख इराक के मुसलमानों का कत्ल कर सकते हो, तो बताओ कि बर्मा के अंदर ये जुल्म कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। सवाल ये है कि जिन लोगों का आतंकी कनेक्शन हो, ऐसे लोगों को भारत में शरण देने की वकालत कौन कर रहा है? ऐसा करने के पीछे उनकी दलील क्या है? देश में कितने रोहिंग्या मुसलमान घुस चुके हैं? भारत सरकार उन्हें देश से निकालने के लिए क्या कर रही है? रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से क्यों भगाया जा रहा है? वो बौद्ध साधु कौन है जिस पर रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम करने का आरोप लग रहा है? रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा से जुड़ा कितना बड़ा मुद्दा है, इस बात का अंदाजा आपको प्रधानमंत्री की म्यांमार यात्रा से लगेगा, जिन्होंने म्यांमार की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया। रखाइन स्टेट में चरमपंथी हिंसा के चलते खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम जीवन की हानि को लेकर आपकी चिंताओं के हम भागीदार हैं। हम आशा करते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर ऐसा हल निकालने की दिशा में काम कर सकते हैं जिससे म्यांमार की एकता और भौगोलिक अखंडता का सम्मान करते हुए सभी के लिए शांति, न्याय, सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्य सुनिश्चित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिंसा की बात कर रहे हैं वो म्यांमार का रखाइन प्रांत है, जहां पर अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों और बहुसंख्यक
बौद्ध आबादी के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है। ये उसकी ताजा तस्वीर है जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों के गांव जला दिए गए हैं। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार की सेना के निशाने पर क्यों हैं? इसके लिए आपको उनके इतिहास को समझना होगा। म्यांमार में मुसलमानों की जनसंख्या 25 लाख है, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद 11 लाख है। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान रखाइन प्रांत में रहते हैं, जहां रोहिंग्या भाषा बोली जाती है, जो बांग्लादेश के चिटगांव में बोले जाने वाली बांग्ला भाषा के काफी करीब है। बहुसंख्यक बौद्ध रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार का नहीं मानते, क्योंकि इनका चेहरा बांग्लादेश के लोगों से ज्यादा मिलता है। इस आधार पर इन्हें 135 सजाती समूह में नहीं रखा गया और 1982 में इनकी नागरिकता भी छीन ली गई। इसके बाद से ही रोहिंग्या मुसलमानों और म्यांमार की सेना आमने सामने है। 25 अगस्त को अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी ने सेना और पुलिस के ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद म्यांमार की सेना ने उन्हें जबरन भगाना शुरू कर दिया। उन्नीस 1970 से अब तक 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, सऊदी अरब और यूएई में आकर बस चुके हैं, जिसमें से भारत में बसे कुल 40,000 रोहिंग्या मुसलमान शामिल हैं। भारत की मुश्किल ये है कि तमाम आतंकी संगठनों की इन रोहिंग्या मुसलमानों पर नजर है, जिसमें हिजबुल से अलग होकर अलकायदा में शामिल हुआ जाकिर मूसा भी शामिल है। मूसा का ये ऑडियो टेप सुनिए और समझिए कि रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। आखिर में ये बताना चाहूँगा कि बर्मा के अराकन खित्ते में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो जुल्म की इंतहा हुई है, हम उससे वाकिफ है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो मुजाहिदीन की नुसरत फरमाए। बर्मा से आए हमारे मुहाजिर मुसलमान भाई जो जम्मू में रह रहे हैं, हम उनके साथ और उनकी तरफ आंख उठाने वाले को खबरदार करते हैं और मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि उनकी मदद करें। भारत में 40,000 रोहिंग्या मुसलमान जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में रह रहे हैं। म्यांमार से करीब 4,000 किलोमीटर दूर जम्मू में रोहिंग्या मुसलमानों का बसना खतरे की घंटी है। ये जम्मू रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बनाए गए कैंप की तस्वीर है, जहां म्यांमार से भगाए गए इन लोगों ने आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक बनवा लिया है। घंटी बजाओ में ही हमने आपको सबसे पहले देश की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को उठाया था। ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जम्मू जैसे इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों का बसना क्या खतरे की घंटी नहीं है? ये सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अनेकों केसेस हुए हिंदुस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों का हाथ पाया गया। शुरू में तो इन्होंने बुद्धिस्ट टारगेट्स को हिट किया। बोधगया में 2013 में 2012 में कुछ ब्लास्ट हुए बुद्धिस्ट के साथ बदला लेने के लिए, लेकिन हमले हिंदुस्तान में हो रहे थे। हिंदुस्तान के टूरिस्ट सेंटर्स के ऊपर हमले हुए थे और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि रोहिंग्याज इन्वॉल्व थे। उसके बाद में आपको याद होगा तकरीबन 2-3 साल पहले काफी बड़े पैमाने पर एक टेररिस्ट को पकड़ा गया, शेख खालिद, वो भी रोहिंग्या था। अभी भारत में है थोड़े रोहिंग्या, लेकिन रेडिकलाइज हो गए ना, उनको मदद मिला सऊदी अरेबिया से, पैसा मिला रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, तो जरूर बड़ा खतरा है। टेररिज्म उनके अंदर है, थोड़े लोग जो टेररिज्म में है, और धर्म तो मुस्लिम है, इसलिए वो धर्म के लिए ये कर सकते हैं। इस खतरे से सरकार भी वाकिफ है, इसीलिए वो जल्द से जल्द रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करने की ठान चुकी है। My statement in the parliament for deportation of the Rohingyas from India was totally on the basis of legal position. As per the law, they stand to be deported because they are illegal immigrant. Having said that, we are a nation with great democratic tradition. Indian government is not going to throw them out into the middle of the ocean or shoot them. So why we are being accused of being very inhuman? सरकार की ये दलील प्रशांत भूषण जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के हमदर्दों के गले नहीं उतर रही, जो रोहिंग्या को देश से निकालने के लिए यूएन से लेकर संविधान तक का हवाला दे रहे हैं। यही नहीं, सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है, जिस पर 11 तारीख को सुनवाई होनी है।
Human rights, UN Convention on Civil and Political Rights, UN Convention against Torture, UN Convention against Enforced Disappearance. इन सब में ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी दूसरे देश का हो, आप ऐसी जगह जबरदस्ती नहीं भेज सकते जहां उसके जीवन पर या उसके लिबर्टी पर बड़ा खतरा पैदा हो जाए। हिंदुस्तान में के संविधान में धारा 21 जो है वो ये कहता है कि हर जने को, चाहे वो नागरिक हो चाहे ना हो, उसको लाइफ और लिबर्टी का मौलिक अधिकार है। यानी कि उसको आप उसका जीवन या उसकी लिबर्टी नहीं छीन सकते जब तक किसी रीजनेबल कानून के तहत ना हो। भारत पर रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने को लेकर ह्यूमन राइट वॉच की दलील है कि 1824 से 1948 तक ब्रिटिश राज के दौरान भारत और बांग्लादेश से प्रवासी मजदूर म्यांमार गए, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के मुताबिक उस वक्त म्यांमार भारत का हिस्सा था, इसीलिए ये प्रवासी देश के ही माने जाएंगे। ऐसे में भारत को इन्हें शरण देनी चाहिए। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन भारत को ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और क्या ऐसे हालात किसी और देश के सामने भी आए हैं? ये दोनों सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं नहीं समझता कि वो रोक सकता है। भारत तो एक तो UNHCR का जो कन्वेंशन है उसको भारत ने रेटिफाई भी नहीं किया, और दूसरे भारत की ग्राउंड अलग है। भारत केवल उन लोगों की बात कर रहा है जो इल्लीगली आए हैं। तो किसी भी देश को यह हक है जो इल्लीगल उसके यहाँ चाहे कहीं के भी लोग हों, चाहे वो अफगान हों या पाकिस्तान से आए हों या बांग्लादेश से आए हों, ये तो उनका राइट है, वो उसको वापस भेज सकता है। एग्जाम्पल रिसेंट हिस्ट्री में नहीं दिखाई देती। हाँ, यहूदियों का जेनोसाइड जरूर हुआ था, उसके अलावा रोमा जिप्सीज का भी के साथ जो कुछ वो हम देख चुके हैं। माइनॉरिटीज़ के बहुत सी जगह जेनोसाइड हुए, उसमें हर्जेगोविना में या दूसरी जगहों पे ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन टूटने के बाद। तो रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से निकालने में कानूनी अड़चन नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग इन लोगों को तुरंत नाव में बैठाकर समंदर में छोड़ने की वकालत कर रहे हैं। देश कोई धर्मशाला नहीं है कि जो भी आ जाए अपनी चटाई लेकर उसको खोल के फिर वहां हमारे देश में सो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक सवाल है। हम उनको जहाज में बैठा के समुद्र में छोड़ देंगे और कहेंगे भाई बाकी देश हैं उनमें करुणा है तो ले लो। हमारे देश में हम तंग आ गए हैं आतंकवाद से, तो हम आगे कोई खतरा मोलने नहीं चाहते। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत सरकार कहाँ छोड़ेगी, क्योंकि म्यांमार इन्हें अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश भी हाथ खड़े कर रहा है। ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? मान लीजिए भारत इन्हें समंदर में छोड़ाया और चोरी छिपे ये लोग फिर भारत में लौट आए, तो फिर क्या इन्हें दोबारा समंदर में छोड़ा जाएगा? सवाल ये है कि जब इनका देश है ही नहीं तो ये जाएंगे कहाँ? इसीलिए यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? क्या जिस म्यांमार ने इन्हें भगाया है उसे ही इन्हें वापस नहीं बुलाना चाहिए? ये सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। को वापस वहीं भेजना चाहिए और इतना प्रेशर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बनाना चाहिए। देखिए उनका एक कल्चर है, सभ्यता है, वहाँ से जुड़े हुए हैं, सैकड़ों साल से हजारों साल से बल्कि वहीं पे हैं। ये वहीं के नेटिव हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, कहीं से नहीं गए हैं। ये कहना कि ये बंगाल से वहाँ पे गए थे, ईस्ट बंगाल जो समय में था, ये गलत बात है। और इनकी जो हिस्ट्री है वहीं की हिस्ट्री है, इनको वहीं पे होना चाहिए और इनको एजुकेशन और इनको जो दूसरे ह्यूमन डेवलपमेंट की जो ज़रूरतें हैं उनको वो पूरी करनी चाहिए। सभी देशों को प्रेशर बनाना चाहिए कि उनको एक्सेप्ट करें और वहाँ पे रहें। लेकिन म्यांमार के ताज़ा हालात को देखकर नहीं लगता कि ऐसा होगा। इस आकलन की वजह है ये बौद्ध भिक्षु अशीम विराथू, जिन्हें रोहिंग्या मुसलमान बर्मा का बिन लादेन कहते हैं। आखिर बौद्ध के देश में युद्ध क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब खुद आपको अशीम विराथू बताएंगे। कवाइया लुनेजू सोया मुस्लिम ने करुणा तने जाने अरे लुनेजू आ बलाउ सोरे लुनेजू जाओ बलाउ दुखा यादे सोराओ ई बाधा दखुरे छेंचाओ खाने आ रहा मौले दी तनांगा लोग मा छेंचाओ खाने तनांगा लोग सोरा
म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को इसीलिए भगा रहा है क्योंकि उनका संबंध आतंकवाद से है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब रोहिंग्या मुसलमानों का देश उन्हें रखने को तैयार नहीं है, तब भारत अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर आखिर ऐसा क्यों करे? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।